Attention 10th graders, this video might help you to increase your percentage in the next 2025 class 10th board examination. So let's get into the video. In this video, I'll be telling you all the tips and tricks I used to score 94% in the board examination and also the mistakes I made due to which I could score only 94%. I'm back with my diary. So मैंने first page आप लोग के लिए इस डायरी में लिखा है. So yeah, hello there, welcome back to my channel सना शमीम. So मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, मतलब कर देती हूँ. मेरा नाम सना शमीम है एंड आई जस्ट पास्ड आउट क्लास 10. जस्ट तो नहीं बोल सकते बिकॉज 6 से ज़्यादा महीना गुजर चुका है. सो मेरे क्लास 10 में 94% आए थे एंड आई वाज फ्रॉम CBSE. सो मैं आपको आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे यू कुड स्कोर 90% एंड मैं अपनी गलतियाँ बताऊँगी जिससे यू कुड स्कोर मोर देन 95%. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो कल रात बैठ के मैंने एक एक चीज़ सब्जेक्ट वाइज एक एक पॉइंट लिखा है ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ. इन इंग्लिश आई फॉलो 2 चैनल्स पूरे साल भर, दैट इज़ पढ़ले एंड एजुकेशनल भैया. मैं यूटीज़, हाफ ईयरलीज, मतलब ऐसे मतलब मुझे जब पढ़ना होता था तो मैं उनके एनिमेटेड लेक्चर्स देख लेती थी. एंड अगर बात की जाए, और जब आप उनके एनिमेटेड लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी सामने रख देना, क्योंकि अगर आप जब पढ़ रहे हो तो कुछ वर्ड आ जाएंगे जिसको आप अंडरलाइन कर लो और या फिर हाईलाइट कर लो, क्योंकि वो वर्ड आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे. जैसे कि आप कोई वर्ड ले लो, प्रीजुडाइज. इट कैन हेल्प अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अपने ही वर्ड में कर रहे हो, तो अगर आप वो प्रीजुडाइज वर्ड यूज़ कर ले रहे हो तो आपका मतलब आंसर, मतलब आप जो आंसर होगा वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा एंड ऐसा लगेगा या मतलब कि आपने अच्छे से पढ़ी है स्टोरी, ऐसा लगेगा. तो आंसर राइटिंग में ऐसे मतलब मेन वर्ड्स जो आपके आंसर फॉर्मिंग में हेल्प कर सकते हैं उनको अंडरलाइन कर देना और हाईलाइट कर देना. तो ये 2 चैनल तो मैंने अपने यूटीज़ और हाफ ईयरलीज में पढ़े थे. और अगर बात की जाए बोर्ड से पहले जो प्रिपरेटरी लीव मिलती है 2, 4, 5 जितनी भी दिन की, उसमें मैंने क्या किया था, तो मेरे तो सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इंग्लिश का भी, ग्रामर का भी. मैं खुद से रिवीजन भी कर सकती थी और मैं कोई चैनल भी फॉलो कर सकती थी. आई फॉलोड अ चैनल जो कि था इंग्लिश बाय तान्या शर्मा. तो वो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाती हैं. उन्होंने क्या किया था ना, वो इंग्लिश भी मतलब लिमिटेड टाइम में वो मैराथॉन्स लेती थी 3 घंटे 4 घंटे की, और वो ऐसा नहीं मतलब ब्रेक के साथ देती थी, तो उसकी टेंशन मत लो. तो वो मैराथॉन्स लेती थी, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो. इंग्लिश भी पढ़ाती हैं और ग्रामर भी पढ़ाती हैं. और वो क्या करती थी ना, जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उनकी आंसर शीट की स्लाइड भी अपने उसमें लेके आती थी कि मतलब ऐसे लिखना है आपको. एक छोटी छोटी चीज़ कभी होती है ना कि एक लाइन बाद शुरू करना है कि एक लाइन पहले शुरू करना है, लेटर राइटिंग में कब कितना पैरा लिखना है, ये सब मतलब होता है छोटा छोटा, मतलब कन्फ्यूजन्स होती है. तो वो मतलब ऐसे लाती थी स्लाइड्स कि मतलब आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. और वो टॉपर्स की होती थी तो वो बहुत अच्छा करती थी. तो मैं उनको तो पूरे मतलब प्रिपरेटरी लीव में मैंने उन्हें ही फॉलो किया और मैंने पूरा इंग्लिश उन्हीं से पढ़ के मैं गई थी. यू कैन ट्रस्ट हर, बहुत अच्छी टीचर है वो. और अब मैं हिंदी की बात करती हूँ. देखो हिंदी में मैंने क्या किया था ना, पूरे साल मैंने एनिमेटेड लेक्चर्स पढ़े थे. एनिमेटेड लेक्चर से मैंने पढ़ा था. और अगर कोई ऐसा चैप्टर पोएम हो गया जो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में है, फिर मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन यूज़ कर सकते हो. मैंने मैग्नेट ब्रेन यूज़ किया था. देखो उनकी वीडियोस थोड़ी बड़ी होती हैं लेकिन बहुत अच्छे समझ में आता है. और अगर आखिरी की बात की जाए कि मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेटरी लीव में मैंने क्या किया था, तो उसमें भी मैंने इंग्लिश बाय तान्या शर्मा, वो हिंदी भी पढ़ाती हैं, उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया. उसमें भी उन्होंने टॉपर्स की आंसर शीट दिखाई, सब कुछ, ग्रामर सब कुछ उन्होंने पढ़ाया था मैराथॉन्स में. एंड मतलब बहुत अच्छी हैं वो मैम, यू कैन ट्रस्ट हर. मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मुझे पसंद है वो, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं. देखो और अगर आंसर राइटिंग की बात की जाए तो सारी चैप्टर्स, पोएम्स अच्छे से पढ़ना, और जो बहुत टफ वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग भी समझ लेना, क्योंकि हिंदी में अक्सर ये होता है कि जो टफ वर्ड्स हैं वो आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं आते हैं. तो अगर बाय चांस वो आपको याद ना आए तो आप उसका जो मीनिंग समझे हो वो खुद से आप उसका आंसर बना सकते हो. क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था ना, हिंदी में जो टफ वर्ड्स होते थे मैं उनकी मीनिंग समझ लेती थी. मुझे पता था ये एग्जाम हॉल में मुझे याद नहीं आने वाला है, लेकिन कभी कभी होता था याद भी आ जाता था, रेयर केस, लेकिन मैं वही करती थी और बहुत अच्छे से आंसर फॉर्मिंग भी हो जाती थी. अब आते हैं मैथमेटिक्स पे. देखो मेरी मैथ जो थी वो बेसिक थी, लेकिन मैं स्टैंडर्ड का पेपर मैंने प्री बोर्ड तक मैंने स्टैंडर्ड का पेपर दिया है. मतलब पूरे स्कूल में यूटीज़, हाफ ईयरलीज, UT1, UT2 एंड वेदर इट इज़ एनुअल, प्री बोर्ड में सिर्फ मैंने बेसिक का दिया था, और नहीं तो पूरे टाइम मैंने क्या दिया था, स्टैंडर्ड का दिया था. एंड मैंने
मैथ में क्या किया था, मैथ में लोग कहते हैं कि इफ़ यूर बेसिक एनसीईआरटी इज़ इनफ, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो मैंने एग्जाम्पलर नहीं सॉल्व की थी, मेरे पास बुक ही नहीं थी एग्जाम्पलर की, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी अच्छे से। और मैंने मतलब जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड का पेपर मैं दिया करती थी, सो आई ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम RS अग्रवाल, क्योंकि लास्ट तक तो मैंने लास्ट में RS अग्रवाल से मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने जब प्रिपरेटरी लीव थी मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। जब प्री बोर्ड तक मैंने RS अग्रवाल पढ़ी थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 2-3 बार RS अग्रवाल पढ़ी थी। एग्जाम्पल्स तो मैंने सबसे ज़्यादा किए थे, एक्सरसाइजेस में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, लेकिन एग्जाम्पल्स मैंने सब कुछ किए थे। और एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी मैंने 3-4 बार पूरे साल भर में कर दी थी, मतलब कि हो गया था पूरा। बेसिक के लिए सब लोग कहते हैं मैथ में टेंशन मत लो, बेसिक है, एग्जाम्पलर करो, एनसीईआरटी करो, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2-4 क्वेश्चन करने में क्या ही जाता है, तो कर लो, क्योंकि आपका देखो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, तो कर लो मेरी मानो तो। और बस अगर आपको कोई मतलब कि वो कोई YouTube चैनल फॉलो करना है तो मैंने कोई फॉलो किया था ऋतिक सर को फ्रॉम PW एंड शोभित सर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर। देखो दोनों सर ही अपने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ऋतिक सर का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे एंड शोभित सर के मैंने लेक्चर्स देखे थे। मतलब ऐसे मतलब मेरा था क्या, कभी इस पे आ जाओ कभी इस पे आ जाओ, जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होता था, जिस हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगता था इनकी वीडियो ज़्यादा अच्छी, इनकी वीडियो मतलब मैंने दोनों ही देखा था प्रॉपर। ऋतिक सर एंड शोभित सर बोथ आर वेरी गुड इनकम्पेरेबल, सो आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैंने इनको फॉलो किया था। और लास्ट में ना ये लोग क्या करते थे, मैराथन्स लेते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो ज़रूर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मतलब आपका ऐसा टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको करना है, कैलकुलेशन करनी, तो बहुत अच्छा होता है, तो उसको ज़रूर ले लेना। एंड या अब आते हैं सोशल पे। देखो सोशल मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं पूरे साल भर आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिगराज सर, दिगराज सिंह राजपूत, यू मस्ट नो हिम। आपको उनका जानना मतलब आप उनको तो जानते ही होंगे। सो मैंने पूरे साल उनसे ही नोट्स बनाए, उनके ही मैराथन्स लिए, उनके ही वन शॉट लिए, मतलब सब कुछ मेरा उन्हीं से था। मन में ऐसा था मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, अगर सोशल के लिए खोल रही हूँ तो इट शुड बी दिगराज सर। मैंने दिगराज सर से सब कुछ लिया, मेरे पास अभी भी सोशल की नोट्स है दिगराज सर की। मैंने एक पॉइंट मतलब जो वो पढ़ाते रहते थे, जो समझाते थे, तो मैं वो भी लिखती थी, एंड जो स्लाइड्स पर लिखा रहता था मैं वो भी लिखती थी। और आखिरी में वो ऐसा समझाते ना कि पूरे स्टोरीज में याद हो जाए। अगर बाई चांस आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनकी नोट्स रिवाइज कर लो, आपको वो स्टोरी याद रहेगी कि सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, तो आपका आंसर फॉर्मिंग भी हो जाएगा। सोशल में आंसर कैसे लिखोगे, तो सोशल में जो आंसर लिखना वो हमेशा पॉइंट में लिखना, और पॉइंट में भी कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हो सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे कोई नाम लिख रहे हो तुम लोग, तो उस नाम को अंडरलाइन कर देना ऐसे, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा उसके में इजीनेस हो जाएगी। एक तो पॉइंट में लिखे हो वो अलग इजीनेस हो गई, आपने हाईलाइट किया वो अलग इजीनेस हो गई। अगर बाई चांस आपने कुछ गलत लिखा है या तो आपका 1-2 पॉइंट कम है, तो शायद एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, तो ये ज़्यादा चांस होता है। तो आप ज़रूर मतलब ऐसे वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पॉइंट में भी उसको भी ज़रूर अंडरलाइन कर देना पेंसिल से या फिर पेन से, वो अच्छा होता है। एंड और अगर आप पूछो कि मैंने प्रिपरेटरी लीव सोशल में क्या किया था, तो मैंने दिगराज सर की मैराथन फॉलो की थी। उन्होंने क्या किया था ना, वो सुबह में भी मैराथन लिए थे, तो उस मैराथन को ज़रूर देख के जाना। हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ पर्सनली मैंने वो मैराथन देखी थी एट एग्जाम हॉल में, लिटरली 4-5 क्वेश्चन सेम मैंने सुबह ये पढ़ा, मैंने सुबह ये पढ़ा, मैंने सुबह ये पढ़ा, आई वॉज लाइक दैट। मतलब ज़रूर उनकी मैराथन लेना, बहुत मतलब सुबह जो आप पढ़ते ना वो ज़्यादा आपको याद रहता है, तो आप ज़रूर उनकी मैराथन लेना। बहुत अच्छे टीचर हैं, और मैं जितने भी टीचर्स के बारे में इस वीडियो में बात करी, कोई स्पॉन्सर नहीं है, इट्स फ्रॉम माय ओन ओपिनियन, और मैंने जिनसे पढ़ा है, जो मुझे पसंद है और मुझे जैसा लग रहा है कि आप उनसे अच्छे से पढ़ सकते हो और वो आपको हेल्प कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आते हैं साइंस पे। देखो मैं साइंस में पूरे साल 3 टीचर पर डिपेंडेंट थी, समृद्धि मैम फॉर बायोलॉजी, रक्षक सर फॉर फिजिक्स। इन दोनों की नोट्स भी मेरे पास हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग। एंड साइंस पूरा प्रशांत भैया तो ऑलराउंडर है ही, उनसे मैं साइंस की नोट्स और जो भी लेक्चर्स थे मैं उनसे लिया करती थी।
अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेटरी लीव से पहले मैंने क्या किया था, प्रिपरेटरी लीव से पहले मैंने पूरी मैराथन जो है वो प्रशांत भैया से ली थी। उन्होंने पूरा रिएक्शंस, केमिस्ट्री में पूरा रिएक्शंस था ऐसे सम अप कर दिया था, एंड फिजिक्स में ऑल फार्मूलाज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड केमिस्ट्री में बायो के जो रिएक्शंस थे, फोटोसिंथेसिस के ये सब, और जो एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस में जो 3 पार्ट में होते थे, सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से उन्होंने सम अप कर दिया था। और देखो, जब साइंस पढ़ रहे हो तो हमेशा ऐसे याद रखना, चैप्टर के बीच में ऐसा ब्लॉक टाइप का समथिंग मतलब आपको कुछ मिलेगा तो उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट अच्छा होगा। और शायद हो सकता है वर्ड्स को चेंज कर दे लेकिन क्वेश्चन वहीं से बना दे आपके CBSE में, तो ज़रूर उसको पढ़ लेना। मैं तो उसको पढ़ती थी हमेशा। एंड लास्ट में मैंने प्रशांत भैया से ही मैराथन लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। साइंस में आंसर राइटिंग का क्या है मकसद, देखो साइंस में आंसर राइटिंग में क्या है, देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, और चाहे जैसा मतलब कि कोई भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे जैसा हो, वो आपको आ जाएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप मेन फोकस साइंस पे करना कंसेप्ट क्लियर करने का। और साइंस में तो आप लिख सकते हो आंसर चाहे जैसे भी, पैरा में, पॉइंट में, लेकिन कोशिश करना कि अगर कोई आंसर पॉइंट पे आप लिख सकते हो तो उसको पॉइंट में ही लिखना, क्योंकि एग्जामिनर के लिए वो चेक करना ईजी हो जाता है, एंड मे बी एग्जामिनर खुश होकर आपको ज़्यादा नंबर दे दे। तो चलो IT के बारे में बात करते हैं। IT मेरा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था। मैं उसको पूरे साल नहीं पढ़ी। देखो IT का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट A होता है, एक पार्ट B होता है। पार्ट A थ्योरी होती है, पार्ट B प्रैक्टिकल होता है। पार्ट A तो मैंने पूरा पढ़ लिया था, उसको साइड में रख दो। पार्ट A से मेरे फुल स्कोर भी आए होंगे, आई नो, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। पार्ट B जो होता है वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं था। मेरे साथ क्या था ना, मैं एग्ज़ाम से पहले भी मानोगे नहीं कि मैं जाती थी स्कूल में करने के लिए, मेरी दोस्त, मैं करने के लिए जाती थी प्रैक्टिकल्स ताकि मुझे स्टेप्स याद हो जाए। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पता चला कि स्टेप तो आने ही नहीं थे, स्टेप तो लिखना ही नहीं था। उसमें क्या था, मतलब मुझे ऐसा लगता था ना, क्लिक दिस एंड दिस, स्टेप 1 स्टेप 2 देन गो देयर, ऐसे कुछ लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना था। बाद में पता चला कि बस आपको बताना कि कौन से आइकन क्लिक करने हैं, क्या क्लिक करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको स्टेप तो याद करना ही पड़ेगा। तो उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उसमें कमी हो गई थी प्रैक्टिकल्स में, पार्ट B के पोर्शन में, बट स्टिल आई स्कोर्ड 92 विच इज़ क्वाइट गुड। और अब बात करते हैं विच रेफरेंस बुक आई यूज्ड, PYQs एंड एवरीथिंग। देखो रेफरेंस बुक, मैंने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं यूज़ की थी। मैंने साइंस में एड्यूकार्ड खरीदी थी, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया था, वो बात अलग है। सोशल में मैंने ओसवाल खरीदी थी, उसको मैंने यूज़ नहीं किया था, वो बात अलग है। एग्जाम से पहले आई डिड 1-2 सैम्पल पेपर फ्रॉम दोज, मतलब दोनों ही बुक से, लेकिन मतलब आप खरीदो मत, पैसा वेस्ट है। मैंने लिया था लेकिन वो ऐसी रह गई थी, क्योंकि जितना भी मटीरियल है आपको यूट्यूब से, गूगल से इनफ मटीरियल आपको मिल जाएगा कि आप इतना मिल जाएगा कि आप पहले उतना कर लो, वही बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब खरीदना सही नहीं है। और गूगल, यूट्यूब पे आपको सैम्पल पेपर्स की फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं, सो इट्स बेटर कि आप ना ही खरीदो, उसमें पैसा ना लगाओ। एंड देखो, जब आपको कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस एंड दिस चैप्टर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, एक तो आंसर राइटिंग में, टाइम मैनेजमेंट में, एंड आपको मतलब एक तरह से कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा कर देंगे। और जब एग्ज़ाम से पहले तो आप सैम्पल पेपर कर ही लेना यूट्यूब से, पुराने 2024, 2023 से आप 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो 2024 का आप पेपर निकाल लो, उसको देखो कि आप 3 घंटे में कितने देर में कर सकते हो, मतलब आपका उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। सैम्पल पेपर मतलब टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, मेरा फर्स्ट पेपर आई थिंक हिंदी का था कि इंग्लिश का था, हिंदी का था मेरा फर्स्ट पेपर। तो हिंदी में मेरे साथ ऐसा था ना, सामने मैम है और मैं लिख रही हूँ कि आपकी आज्ञाकारी, सो मतलब बहुत कम टाइम बचा था, बट स्टिल आई डिड एवरीथिंग। अच्छी बात ये है मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था। आई स्कोर्ड 94 इन हिंदी। तो बस आप मतलब PYQ ज़रूर करना, सैम्पल पेपर नहीं करना तो PYQ ज़रूर करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, आई कैन मेक अनदर वीडियो, या फिर मैं आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगी। So yeah, that was it for today. Thank you for watching. Subscribe to my channel for more videos. Bye bye. And हाँ, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना. I'm there for you guys.